हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में, इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट थ्योरी आपको बता दी है। अब हम करते हैं इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन देखना फ्रेंड, बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ग्राहकों की ज़रूरत और मार्केट स्ट्रेटेजी को समझने के लिए कंपनी कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर होगा यहाँ पे CRM सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस मैनेजमेंट का प्रयोग सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर करने में किया जाता है। तो किस मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है, आपके सामने चार ऑप्शंस है, SCM, CRM, TQM और ERP। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं SCM, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो SCM मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की संपूर्ण प्रक्रिया, मतलब कि जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, उसके अंदर निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता। इनमें से कौन सा पद है जो कि उसमें जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसके अंदर शामिल नहीं होता। तो प्रोसेस के अंदर कौन सा शामिल नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपके यहाँ पे दे रखे हैं, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर और एडवर्टाइजर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्टाइजर उसके अंदर शामिल नहीं होता, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सप्लायर उसमें शामिल होता है, मैन्युफैक्चरर उसमें शामिल होता है, कस्टमर उसमें शामिल होता है, लेकिन जो एडवर्टाइजर है वो उसके अंदर शामिल नहीं होता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे इसकी हिंदी भी दे रखी है, सप्लायर को आपूर्तिकर्ता बोला जाता है, मैन्युफैक्चरर को उत्पादक बोला जाता है, कस्टमर को ग्राहक बोला जाता है। सप्लायर कौन होता है फ्रेंड्स, जिसके पास रॉ मटेरियल होता है वो सप्लायर होता है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जिसको कि जो ये सप्लायर है वो अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, मैन्युफैक्चरर। फिर मैन्युफैक्चरर क्या काम करता है, उसका प्रोडक्ट बनाता है, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद में वो कस्टमर तक आता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रोसेस होती है। अगर आपने थ्योरी देखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार के क्वेश्चन में। आपको मैं बार बार में अगर बताऊंगा तो उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने थ्योरी देखी है उनको बिल्कुल आराम से ये समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, PDCA साइकिल या फिर उसको PDCA चक्र भी बोला जाता है, किस मैनेजमेंट में से संबंधित होता है। तो कौन से मैनेजमेंट से संबंधित होता है PDCA चक्र, PDCA साइकिल कौन से मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा यहाँ पे चार ऑप्शनों में से फर्स्ट ऑप्शन है TQM के अंदर। अब TQM की फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती है। आपको मैंने खूब अच्छे तरीके से पढ़ाया था और आपको मैंने जो साइकिल थी PDCA, ठीक है, वो भी आपको मैंने करवाई थी, ठीक है। तो कोई दिक्कत फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, PDCA साइकिल का किससे मैनेजमेंट से संबंधित है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव TQM का नहीं है। TQM का इनमें से कौन सा प्रभाव नहीं है। देखिए TQM का प्रभाव कौन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। TQM के थ्रू इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि इसका नाम ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो क्वालिटी के ऊपर बात करता है हमेशा, ठीक है। बात है अगर देखिए क्वालिटी, अगर आपका इम्प्रूव क्वालिटी अगर प्रोडक्ट का जो क्वालिटी इंप्रूव होगा तो यहाँ पे देखिए उसकी क्वालिटी में देखिए खर्चा भी कम आएगा। कैसे, क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट आएगा नहीं, कोई अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा रहेगा तो यहाँ पे लोअर कॉस्ट होगा, हायर प्रॉफिट, उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बार बार उसको बनाने का खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसके प्रभाव है। नेक्स्ट आपका बिजनेस ग्रोथ, ये भी इसका प्रभाव है, ठीक है। बिजनेस की ग्रोथ होती है TQM क्वालिटी से, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है आपका सी ऑप्शन,
डिक्रीज प्रोडक्टिविटी नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है इसमें? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है ना कि डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ये शामिल नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता, उसका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एडवांटेज हैं। इनमें से कौन कौन से हैं जो कि सप्लाई मैनेजमेंट के, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके एडवांटेज है, ठीक है, उसके लाभ हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लाभ कौन कौन सा होता है? तो देखिए इसमें डाटा ट्रांसफर ऑनलाइन होता है, पहला लाभ तो यही है आपका। नेक्स्ट है यह बहुत सस्ता होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सस्ता भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी की डिलीवरी तेज़ और तर्कयुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत तेज़ जो डिलीवरी है किसी भी प्रोडक्ट की वो बहुत तेज़ होती है तथा तर्कयुक्त भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी सही, क्योंकि ये सभी ऑप्शन हैं जो भी ये आपके ऊपर दे रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। किसके बारे में? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि इसके सभी एडवांटेज हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए निम्नलिखित में से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा प्रकार है जो कि ईआरपी का नहीं है? तो देखिए ईआरपी 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा आता है? क्लाउड ईआरपी, स्मॉल बिजनेस ईआरपी और इंडस्ट्री ईआरपी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा कि इसमें से कौन सा प्रकार इसका नहीं है? कस्टमर बेस्ड ईआरपी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे ना, ये इसका प्रकार नहीं होता, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। यही तो पूछा है आपसे, इनमें से कौन सा इसका प्रकार नहीं है, इसका टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका टाइप नहीं होता ईआरपी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। किसी कंपनी के कुल कितने टाइप्स के इंफॉर्मेशन लेवल होते हैं? किसी कंपनी में, कोई कंपनी होती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कुल कितने टाइप्स के इंफॉर्मेशन लेवल होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 4 टाइप के इंफॉर्मेशन लेवल होते हैं, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से एक अलग से मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे 4 लेवल आपका राइट आंसर होगा। 4 लेवल होते हैं किसी भी कंपनी के, जो कुल कितने टाइप्स होते हैं इंफॉर्मेशन लेवल के, तो 4 लेवल होते हैं। अब वो 4 लेवल कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वापस हम आपको बता देते हैं, 4 प्रकार के इंफॉर्मेशन लेवल होते हैं। पहला होता है ऑपरेशन लेवल, दूसरा होता है नॉलेज लेवल, तीसरा होता है मैनेजमेंट लेवल और चौथा होता है स्ट्रेटेजिक लेवल। ये सभी लेवल आपकी कंपनी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इन सभी देखिए ऑपरेशन लेवल के अंदर ऑपरेटर्स आते हैं, नॉलेज लेवल के अंदर कौन से आते हैं? नॉलेज वर्कर आते हैं। मैनेजमेंट लेवल के अंदर कौन से आते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के मैनेजर आते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर कौन आते हैं? टॉप मैनेजर आते हैं। जो टॉप के मैनेजर होते हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल में आते हैं, ठीक है। इनका क्या कार्य होता है आपको थ्योरी के अंदर मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए मैंने थ्योरी बताई है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कंप्लीट थ्योरी बताता हूँ, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस आराम से अच्छे से आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी भी कंपनी के स्ट्रेटेजिक लेवल में कौन शामिल होता है? तो स्ट्रेटेजिक लेवल में कौन शामिल होता है? नॉलेज वर्कर शामिल होते हैं, ऑपरेटर शामिल होते हैं, टॉप मैनेजर शामिल होते हैं, मिडिल मैनेजर शामिल होते हैं। तो आंसर अभी आपको मैंने बताया था, टॉप मैनेजर्स इसमें शामिल होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है किसी कंपनी का, उसके अंदर टॉप मैनेजर शामिल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि ईआरपी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ईआरपी है उसका पहले क्या नाम था? तो ईआरपी का पहले नाम था एसएपी, साप, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब साप की फुल फॉर्म से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईआरपी को पहले किस नाम से जाना जाता था? साप नाम से, लेकिन 1970 के दौरान, 1970 के बाद में इसको ईआरपी नाम दे दिया गया, ठीक है। ईआरपी नाम दे दिया गया इसको 1970 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा था आपको, एसएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएपी, ठीक है, जो कि ईआरपी का दूसरा नाम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसएपी का? ईआरपी की फुल फॉर्म तो आपको सभी को पता है फ्रेंड्स। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो एसएपी है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो एसएपी की फुल फॉर्म क्या होती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रट्टा मार लेना इसको,
क्योंकि ये ईआरपी का दूसरा नाम होता है, ठीक है। पहले इस शुरुआत में जब ईआरपी नहीं लागू हुआ था उससे पहले एसएपी था उसका नाम, ठीक है। तो एसएपी नाम से वो कार्य करता था ईआरपी, फिर उसको बाद में नाम इसको दिया गया ईआरपी, ठीक है। फिर उसको क्या नाम दिया गया, ईआरपी, कब, 1970 के बाद में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की मुख्य विशेषताएं कौन सी होती है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की मुख्य विशेषता होती है, यह मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। पहली विशेषता तो क्या हो गई कि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। दूसरी, ये मैनेजमेंट डायरेक्टेड भी होता है, ठीक है। तीसरा आपका ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब समझते हो क्या होता है, किसी सिस्टम को जोड़ना, ठीक है। तो MIS एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये एक मैनेजमेंट डायरेक्टेड सिस्टम है, ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड भी सिस्टम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं TPS, का प्रयोग यूजर्स द्वारा किस लेवल पर किया जाता है। जो TPS सिस्टम है, ठीक है, उसका यूज यूजर्स द्वारा किस लेवल पे किया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑपरेशन लेवल पर। जो TPS है वो ऑपरेशन लेवल पे होता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी लेवल पे होता है, ऑपरेशन लेवल पर, ठीक है। और ऑपरेशन लेवल में कौन कार्य करते हैं, ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नॉलेज लेवल में नॉलेज वर्कर्स काम करते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल में टॉप मैनेजर्स काम करते हैं, मैनेजमेंट लेवल में मिडिल मैनेजर्स काम करते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए आपको बता दिया है मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य कौन सा है। तो MIS का मुख्य कार्य कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा इसका मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पे देखिए, देखते जाइए फटाफट। पहला है आपका डेटा कैप्चरिंग, तो डाटा का रिकॉर्ड रखना, ये भी MIS का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा का प्रोसेस करना, ये भी इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट आपका स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना को स्टोर करना, ये भी MIS का मुख्य कार्य होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मुख्य अनुप्रयोग प्रोडक्शन भी होता है, इसका फाइनेंस भी होता है, इसका मुख्य अनुप्रयोग मार्केटिंग भी इसका अनुप्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑल ऑफ अबोव। ऑल ऑफ अबोव करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा गया है कि बिक्री प्रक्रिया सेल्स प्रोसेस का क्रम है। तो सेल्स प्रोसेस का क्रम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले होता है लीड जनरेशन, लीड जनरेट होती है, फिर उसके बाद में होता है कॉल, फिर उसके बाद में होता है प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद में होता है सेल, ठीक है। तो मतलब जो बिक्री प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, पहले लीड जनरेशन होता है, ठीक है। लीड जनरेशन के बाद में कॉल होता है, कॉल के बाद में उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद में उसको सेल किया जाता है, ठीक है, उसको बेचा जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है बिक्री प्रक्रिया में, ठीक है। सेल्स प्रोसेस की ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको रट्टा मार लेना। क्रॉस सेलिंग का मतलब है, क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है मौजूदा ग्राहक को अन्य उत्पाद बेचना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आपको मतलब मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है। देखिए क्रॉस सेलिंग को आपको मैं समझा रहा हूँ आराम से। आपने मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल के साथ साथ में एक दुकानदार क्या करेगा कि आपको ब्लूटूथ भी देने की कोशिश करेगा, ब्लूटूथ भी बोलेगा कि आप ब्लूटूथ भी खरीद लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रॉस सेलिंग होता है। अगर मोबाइल के साथ में अगर आपको ब्लूटूथ भी बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। तो मौजूदा ग्राहक को अन्य उत्पाद बेचना ही क्या कहलाता है, क्रॉस सेलिंग। समझ में आ गया फ्रेंड्स, किसी को, सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, फेस टू फेस मार्केटिंग भी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है ओवर द काउंटर मार्केटिंग, ये भी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है डोर टू डोर मार्केटिंग, ये भी इसका मतलब होता है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में तीनों ही चीज़ें आती है, फेस टू फेस मार्केटिंग भी होती है और ओवर द काउंटर मार्केटिंग भी होती है। डोर टू डोर मतलब घर पे जा जाकर भी इसकी मार्केटिंग होती है, इसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। या फिर फेस टू फेस बेचना भी इसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोला जाता है।
फिर ओवर द काउंटर मार्केटिंग भी इसको बोला जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग को। कहने मतलब कि काउंटर के ऊपर बैठ के भी डायरेक्टली किसी चीज़ को बेचना, इसको भी हम ओवर द काउंटर मार्केटिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओवर द काउंटर मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग, फेस टू फेस मार्केटिंग सभी डायरेक्ट मार्केटिंग के मतलब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे 19वां क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे डीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएसए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डीएसए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि ऑफ द फोर पीज ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के जो 4 पी होते हैं, ठीक है, उनमें से 3 आपको दे रखे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। बोल रहा है कि विच इज द फोर्थ, चौथे नंबर का पी कौन सा है। यहाँ पे जो मार्केटिंग के टॉप इंपॉर्टेंट 4 पी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 3 तो इसमें दे रखे हैं प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन, और बोल रहा है कि चौथा पी कौन सा आता है। तो चौथा होता है यहाँ पे प्राइस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्केटिंग के जो 4 पीज हैं उसमें से चौथा पी आपका मार्केटिंग प्राइस होता है। ठीक है, और 3 कौन कौन से हैं, एक तो प्रोडक्ट है, एक प्लेस है और प्रमोशन है। रट्टा मार लेना चारों पीज को, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कस्टमर डेटाबेस होता है यूजफुल फॉर लीड जनरेशन, यूजफुल फॉर क्रॉस सेलिंग और यूजफुल फॉर सीआरएम। तो कस्टमर डेटा यूजफुल फॉर लीड जनरेशन के लिए भी यूजफुल होता है, क्रॉस सेलिंग के लिए यूजफुल होता है और सीआरएम के लिए यूजफुल होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो सभी आपका राइट आंसर, सभी सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।